अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है और आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं काशिफ भुट्टो, जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं जिसका नाम है लाइफ सेवियर। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? मैं खैरियत ठीक से हैं? ठाक। ठीक अच्छा ठाक है। काशिफ, सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये इदारा क्यों स्टार्ट किया? असल में मैं खुद एक एडिक्ट था। मैं जब लड़काना, मेरी पैदाइश लड़काना की है, ठीक है, बेसिकली हम भुट्टो हैं। तो जब मैं कराची आया तो वो कॉलेज का माहौल जो था वो कॉलेज के माहौल में पहले स्मोकिंग, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चरस की तरफ, कैनबीस, उसके बाद करते 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 ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का मेरा एडिक्शन टाइम हो गया था। 16 साल? 16 साल कॉलेज से लेके और ये आदत लगी कैसे? स्टार्टिंग के दिन कैसे थे? किस तरह ये आदत असल में लगी? ये जो हमारी मूवीज होती है ना, जो इंडियन मूवीज होती हैं, वो बड़ा इम्पेक्ट करती है लाइफ पे। अच्छा। उस टाइम पे वो तेरे नाम मूवी एक आई हुई थी, तो बड़ा कॉलेज में कूल स्टाइल लग रहा होता था सिगरेट पीना। तो वो एक दोस्त पी रहा था, मैंने वो मूवी देखी हुई थी, फिर उसको देखते देखते फिर एक दोस्त चरस पी रहा था, फिर उससे चरस पीना स्टार्ट किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नशे तब्दील होते गए, कभी अफीम, कभी फिर चलते चलते क्रिस्टल, फिर आइस लॉन्च हुआ, फिर आइस के ऊपर लास्ट टाइम में हेरोइन के ऊपर था। अच्छा। हाँ, तो फिर ये है कि मेरी जो वालदा थी, मेरे कज़न ने लियारी में ओपनिंग की थी एक सेंटर की। तो लेकिन नहीं काशिफ, जैसे ये 16 साल आपने किया जी, तो 16 साल में क्या प्रॉब्लम्स आई ये करते हुए? जब ये करते थे, जब नशा नहीं मिलता था तो फिर क्या होता था? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो फिर भी, मैं एक दोस्त थी मेरी कनाडा में, तो चलो वहाँ से मेरे हल हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा वक्त आता था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ ही जाते थे, दिमाग कभी सोचता था ये कर लो, वो कर लो, मोबाइल बेच लो, ठीक है। फिर जो घर का माहौल होता था तो एक बंदा डिस्टर्ब नहीं होता, मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि किसी मैयत पे जाना है तो वहाँ जाना है जहाँ आपको ये मंशियात मिलेगी। हाँ, वहाँ जाऊँगा, मतलब करीब में। अच्छा अच्छा, आपने अपना माइंड बना लिया था जहाँ से आपको ये चीजें मिलेंगी, आप वहीं जाएंगे? अदरवाइज मैं वहाँ नहीं, दूसरी जगह नहीं जा सकता था। कभी गांव जाना है तो सिंध इंटीरियर में इतनी फैली भी नहीं थी उस टाइम पे, तो वहाँ मिलती भी नहीं थी। तो बस वहाँ 2 दिन गुजारने और तीसरे दिन वहाँ से भाग के वापस आ जाना। अच्छा काशिफ, जब आप ये नशे की लत में थे, शादीशुदा थे या नहीं? नहीं, उस टाइम पे मैं अनमैरिड था। अच्छा। असल में मेरी स्टोरी कुछ वो एक अताउल्ला का गाना है ना, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए। तो अच्छा। मेरी स्टोरी में कुछ इसी तरह से था ना। मतलब एक लड़की थी, मुझे पसंद थी कॉलेज लाइफ के टाइम से। तो हम फिल्मों में देखते थे कि वो लड़की ने धोखा दे दिया और जाके चरस शुरू कर दी होगी। अब ये तुम्हारी बीवी भी देखेगी? तो वो मेरी बीवी है ना अभी। अच्छा। इत्तेफाक यही है कि वो जो लड़की थी वो अभी मेरी वाइफ ही है। सही। लेकिन उस टाइम पे मैं जब एडिक्शन में था तो वो, मतलब जितना मैं करीब जाने की कोशिश करूँ उतना दूर जाए, क्योंकि मेरी एडिक्शन सही नहीं थी। मैं अल्कोहलिक ज़्यादा था। अच्छा। मतलब कोई ऐसी शादी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने अल्कोहल ना करना हो। इवन मैं कभी पानी की बोतल भी पी रहा हूँ ना, हाँ, तो वो सब समझ जाते थे कि शराब पी रहा है। अच्छा। हाँ। और अच्छा, ये जब ये आप सारी चीज़ें कर रहे थे, घर वालों का रवैया कैसा था आपके साथ? मेरे घर वालों को पता ही नहीं था, फैमिली को पता ही नहीं था। और 15-16 साल से थे और फैमिली को असल में ड्रिंक का उनको पता था, ठीक है। अच्छा, ड्रिंक में मेरी एक पॉलिसी होती थी, मैं जब सारे सो जाते थे फिर मैं घर आता था। अच्छा। ठीक है। जो दूसरे एडिक्शन की चीजें थी, नशे की, तो वो मैं उमूमन घर में यूज ही नहीं करता था, कोशिश करता था बाहर ही हो। शक उनको सारा था, पता था, लेकिन मुंह पर बात नहीं कर सकते थे। मैं मतलब छुप छुप के करता था तो पता नहीं लगता था। अच्छा, इस वजह से ये हुआ। और फिर ये कैसे आपके दिमाग में आया या कैसे दिल किया कि मैं ये सारी चीजें छोड़ दूं? असल में मैंने खुद से नहीं छोड़ी। मैं आखिरी टाइम में मेरे साथ ऐसा था कि टू बी ऑनेस्ट, कि मैं जब जाता था ना तोड़ की कैफियत में, तोड़ की कैफियत ऐसे होती है जब कोई मछली को आप बाहर निकाल लो पानी से, वो तड़प रही होती है। तोड़ की कैफियत में जब मैं किसी अड्डे पे माल लेने जाता था, मैं नॉर्मल लोगों को देखता था, रिक्शे वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, लोगों को। यार, मैं दोस्त था मेरा, उसको मैं बोलता था, मैंने कहा देख यार, हम नशे के बगैर एक सेकंड नहीं चल सकते।
और इनको देखो ये कितनी सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल कुछ नेकियां थी, कुछ मेरी माँ की दुआएं थी, वो बेचारी तहज्जुद में उठती थी, सही है, सुबह फजर की नमाज में दुआ करती थी कि माँ है, माँ को सब पता होता है। सही। तो मैं घर से लड़ाई झगड़ा करके मैं गांव चला गया था। उस टाइम दिल में था, मतलब मैं एंड पे आ चुका था कि बस अब छोड़ना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था छोड़ने का। कोशिश की है खुद से भी, दुबई गया हूँ, खुद से छोड़ी, दुबई में मैंने तोड़ काटे हैं, मतलब तकलीफ काटी है। अच्छा काशिफ, जब आपने छोड़ा और उस टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए? देखिए सबसे पहले तो मुझे जो इलाज पे लेके गए थे वो मेरे थे कज़न लियारी से ना, उन्होंने वहाँ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला था। अमूमन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो थे आज से 6 साल पहले अगर मैं जाऊँ तो इतना लोगों को नॉलेज नहीं थी, मतलब हमें भी इतना नहीं पता था। तो मेरी वालदा, मैं घर से कोई झगड़ा करके चला गया था, तो मेरी वालदा ने मुझे गांव से उठवाया था, मीरपुर खास से, हम रेस्क्यू बोलते हैं हमारी टर्म में। अगर कोई फैमिली का पेशेंट एग्री नहीं है, जो कि उम्मन होते भी नहीं है, तो उसको रेस्क्यू करते हैं। मुझे रेस्क्यू करके लाए थे परमान रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे आया तो पहली बात तो ये मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, कहाँ है। गांव में मुझे उठाया वहाँ से और एक इंजेक्शन दी है। तो वहाँ जब मैं इलाज पे आया हूँ तो रात को पहले तो मैं सोचता रह गया कहाँ फंस गया भाई, कौन सी जगह है, कहाँ है, मतलब कराची के नक्शे में भी है या नहीं। तो बहरहाल सुबह मेरा पहला सवाल था जो वहाँ की इंतज़ामिया थी कि मेडिसिन देते हो, क्योंकि मुझे ना तोड़ या तकलीफ से बड़ा डर लगता शुरू से लेके। अच्छा। ना नहीं छोड़ने की वजह यही थी शुरू से लेके। तो बहरहाल मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, तो उसी इदारे में ही जो है मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं देखता था ना जब वो काउंसलिंग कर रहे होते थे, सेशंस ले रहे होते थे, मेरे काउंसलर हैं सर जोएल, तकरीबन 35 साल उनकी रिकवरी है, सर अली नूर, वो भी मेरे काउंसलर हैं। तो असल में हमारे प्रोग्राम में एक चीज़ होती है ना, हम जब इलाज पे जाते हैं तो हमें एक काउंसलर चुनना होता है अपना, जो हमारी काउंसलिंग करता है, ठीक है, और वो फॉरएवर हमारा काउंसलर होता है, लाइफ टाइम। तो एक मतलब मैंने उनको चुन लिया अपना काउंसलर। तो मैंने उनके स्टाइल देखे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं रिकवरी काउंसलर बनना चाहता हूँ। तो कुछ लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया वहाँ, बोला ये सारे जो भी आते हैं ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब मैं समझता हूँ ना इस चीज़ को कि जो आता है वो ऐसे ही बोलता है। बहरहाल वहाँ से मेरा कोई ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रीटमेंट वहाँ था। 1 महीने बाद मुझे वो लियारी में मेरे जो कज़न का रिहैब था मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो एक या पहली मुलाकात मेरी वहीं पहले ही रिहैब में हो गई थी, मेरी जो वालदा थी उससे। तो जब फर्स्ट टाइम मेरी वालदा मुझसे मिलने आई ना, तो मैंने उनको कान में धमकाया। मैंने बोला भाई यहाँ तो लियारी के गैंगवार हैं, ये अम्मी ये सिगरेट देते हैं हमें पीने के लिए। तो अम्मी को पहले ही समझाया हुआ था इंतज़ामिया ने कि ये ऐसी बातें करेगा। फिर जब सेकंड मुलाकात हुई उसमें मैंने अपनी बहनें थी उनसे बदतमीजी की। अच्छा मुझे एक चीज़ बड़ी क्लिक की। एक दिन मैं वहाँ बैठा था, मेरे लिए जूस आए, 2 जूस थे, 1 बिस्किट था। तो मुझे किसी ने, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये किसने दिए? बोला आपकी बहन आके देखे गई। मेरी बहन ऑफिस में जॉब करती थी। फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार मतलब वो 1 जूस बिस्किट जो था ना, उसने मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था उस रिहैब के अंदर। मैंने कहा मतलब मेहनत कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं और इस माहौल में इतने सारे रश में मुलाकात पे आती हैं। इतना ख्याल था कि वो पैदल अंदर आई होंगी नर्सरी से, उसके बाद उन्होंने जूस बिस्किट दिया है। तो मुझे बड़ा दिल में अपनी पछतावा हुआ अपनी सारी चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल वहाँ से फिर मैं जब लियारी आया तो जो मेरे कज़न थे सर मूसा, माशाल्लाह उन्होंने लियारी में पहला रिहेबिलिटेशन खोला था कलाकोट के अंदर। उससे पहले आज तक वहाँ रिहैब कोई नहीं थे। अब तो माशाल्लाह कोई 25-26 रिहैब हो गए लियारी में ही। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी। मैंने जाते ही कुछ स्टडी शुरू कर दी थी प्रोग्राम के हवाले से। नारकोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम थे जो इंटरनेशनली कम काम करते हैं, उसकी स्टडीज़ शुरू की। फिर उसी के हिसाब से मैंने अपने लेक्चर सेशन स्टार्ट किए। वहाँ पे मैं लेक्चर लेता रहा। मेहनत की आपने? जी, मैं पढ़ता था, लेक्चर लेता था। सुबह में अपने जो
हमारे सीईओ थे सर मूसा, कज़न थे, उनके स्कूल जाता था, दोपहर में वहाँ से आता था, फिर मैं सेंटर होता था, लेक्चर ले लिए, सेशन ले लिए। भागे नहीं? नहीं, खुला चांस था। सही। भागने का मेरे पास खुला चांस था। परमान में भी था, वहाँ पे मुझे 10 दिन के बाद आउटडोर दे चुके थे, बाहर बैठता था। भागना तो मतलब अपनी ज़िंदगी से भागना हुआ इसी तरीके से। तो कम से कम मैंने उनके पास अभी तक अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं, उनके पास से अब तक तो मैंने कोई 6-7 हज़ार के करीब पेशेंट में ट्रीट कर चुका हूं अब तक अपनी निगरानी में। अच्छा, मेरी रिकवरी की वजह क्या थी? मेरी रिकवरी की वजह ये थी, मैं जितने पेशेंट रिलैप्स होके आते थे ना, हम लोग रिलैप्स उसको बोलते हैं, जो नशा छोड़ के उसके बाद दोबारा करते हैं उसको रिलैप्स बोलते हैं। मैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनता था, फिर वो सारी बातें अपने दिमाग में रखी हुई होती थी मैंने, कि ये इस वजह से इसने नशा किया, इसने इस वजह से नशा किया, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट की थी। अच्छा, 6 या 7वें महीने के मेरी रिकवरी थी, उस टाइम पे मेरी शादी की बातें चल रही थी। अच्छा, वही लड़की जो मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से आपने नशा स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मैंने नशा स्टार्ट किया, मैंने उसको अप्रोच किया। मेरी मतलब दूर की रिश्तेदार भी है, कज़न भी है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये वो करते 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 मैंने उसको सेटिस्फाई कर लिया। अच्छा, उम्मूमन जिसको बैकग्राउंड पता हो ना कि इसने नशा भी किया है, इसकी ज़िंदगी में वायलेंस भी है, सब कुछ है, तो वो रिकवर को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है। जो बंदा नशा छोड़ता है ना, उसे हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, कुछ जगहों पे फैमिली अपनी जगह सही है, रिलैप्स रेशो ज़्यादा है, नशा छोड़ने के बाद करने वालों का रेशो बहुत ज़्यादा है, तो उससे फैमिलियां डर जाती हैं कि हम इसकी शादी करवा दें तो कल को ये फिर दोबारा से नशा ना करने लग जाए। दोबारा से नशा ना करने लगा। बहरहाल उस लड़की को भी मैं मानता हूँ कि उसने मुझे एक्सेप्ट किया। अच्छा, उसने मुझे एक्सेप्ट किया तो तकरीबन मेरे ख्याल से मेरी कोई होंगी कोई 50 से 50 अबव गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, 50 अबव। अल्लाह, इतनी पाकिस्तान में खाली मैं जहाँ जाता था तो वहाँ मेरी एक न एक गर्लफ्रेंड होती थी। सही। तो वो जिस शादी में जाती थी ना, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड उठ के आ जाती थी, ये थोड़ी सुधरेगा, गलती कर दी, पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है। अच्छा, तो अब वो सुने, फिर मुझे बोले, मैंने कहा भाई ये भी सुनने को मिलेगी, बर्दाश्त करो जब तक हो सकता है। तो बहरहाल मेरी फिर आई थिंक हमारे प्रोग्राम में एक सिस्टम है ना, प्रोग्राम में जब आप इलाज करते हो ना, जो भी पेशेंट, उसको 2 साल से पहले शादी अलाउ नहीं होती। अच्छा जी, नहीं कर सकता शादी। सही। ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड सेट है। अच्छा, इसकी वजह भी है क्योंकि बंदा जो फिजिकली और मेंटली नशा करके आया होता, हाँ, जिसने नशा छोड़ दिया ना, तो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग इनफ नहीं होता, उसके लिए टाइम पीरियड दरकार होता है। फिजिकल सेक्सुअल मसले भी होते हैं इंसान के अंदर ना। टाइम पीरियड कितना होता है? तकरीबन 2 साल के बाद शादी अलाउ होती है, 2 साल। और जो हार्ड जॉब है आपकी, जो जॉब करनी होती है, जॉब भी अलाउ नहीं होती। उमूमन हमारी फैमिलियां गलती कहाँ करती हैं? हमारी गलती फैमिली वहाँ करती है, 3 महीने का ट्रीटमेंट कराया, जॉब पे लगा देंगे, वो रिलैप्स हो जाता है। 3 महीने का ट्रीटमेंट कराया, बेटा तेरी शादी करेंगे, फिर शादी कराते हैं, शादी कराने के बाद उसको सेक्सुअल इश्यूज आते हैं, वो फिर जाता है रिलैप्स की तरफ, नशा करने। अच्छा, सबसे मुश्किल जो नशा छोड़ने वाला होता है ना, वो शादीशुदा ही होता है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो उसकी वाइफ होती है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। सही। वाइफ की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। सही। अगर उसकी काउंसलिंग नहीं होती तो वो जो इलाज कर रहा है ना 6 महीने 7 महीने का, तो वो बेकार है। सबसे पहले वाइफ की काउंसलिंग। सही। तो मैंने तकरीबन अपने ट्रीटमेंट सारे शुरू कर दिए थे, ऑलमोस्ट तमाम टेस्ट करवाए, अपने जो भी ट्रीटमेंट नेसेसरी होते हैं शादी से पहले वो सारे करवाए, हर किस्म का ट्रीटमेंट किया, होम्योपैथिक, हकीम, सब, क्योंकि मुझे सब चीज़ों की बारीकियों का अंदाज़ा था। सही। और वाइफ की काउंसलिंग एज अ काउंसलर मैं खुद कर लेता था, मैंने सारी काउंसलिंग उनकी कर ली। खुद की? हाँ। 2 साल के बाद तकरीबन मेरी शादी हुई। सही। और हमारे एक प्रोग्राम में एक बोलते हैं, जिसने नशा छोड़ा ना, उसको गॉड गिफ्ट मिलते हैं। अल्लाह पाक उनको गॉड गिफ्ट देता है। मुझे गॉड गिफ्ट क्या मिला? क्या मिला? मेरी बेटी। माशाल्लाह, माशाल्लाह,
माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे, इतनी क्यूट बेटी। अच्छा, मुझे शुरू से लेके बेटियों से बड़ा, लड़की से बड़ा लगाव है कि मुझे लड़की हो, मुझे बेटी हो। अल्लाह पाक ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया बेटी। सही। अगर आप मुझसे पूछें कि आज से 5 साल पहले तक, 5.5 साल 7 या 8 महीने मुझे रिकवर होके हो गए। अगर आप मुझसे ये पूछें कि 5 साल 7 महीने पहले तक काशिफ भुट्टो क्या था, तो वो 0 था। सही। इस 5 साल 6 महीने के दरमियान मैंने शादी की, मेरी एक बेटी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अब दूसरी बेटी हुई माशाल्लाह। शादी के और एक्सपेंसेस सारे खुद बेयर किए, खुद किए, और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामलात को मैं आप घर खुद चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर ये आपने जो इदारा बनाया, ये कैसे ख्याल आया और ये कब बनाया? देखिए, मैंने लियारी से स्टार्ट लिया एज अ सेंटर इंचार्ज। उसके बाद फिर मुझे औरंगी टाउन भेज दिया गया। वहाँ पे मैं जो था मैनेजर की पोस्ट पे था। सही है, पहले अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद फिर मैं मैनेजर था। फिर मैनेजर से तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम तक मैनेजर ही रहा हूँ। 3 साल मैंने वहाँ जॉब की तकरीबन। तो फिर मेरे पास शाह फैसल कॉलोनी से बहुत से पेशेंट आते थे, कराची के दूसरे हिस्सों से भी आते थे। अच्छा, जो काम मैं करना चाह रहा था ना, मैं वहाँ नहीं कर सकता था। सही। अब कोई फैमिली आ गई, मेरे उस इदारे की पॉलिसी है कि आपने इसको इतने में रखना है, इतने में नहीं रखना, तो मैं खुल के कर नहीं पा रहा था। मुझे सोशल वर्क का शुरू से बहुत शौक था, क्योंकि मेरी फैमिली सफ़र गए कि आई है, तो मैं दर्द समझ सकता हूँ उसके मुकाबले जो कि नॉन एडिक्ट है। अब ऑनर वगैरह सब नॉन एडिक्ट ही होते हैं, नशा जिन्होंने नहीं किया। तो फिर शाह फैसल कॉलोनी में जगह देख रहे थे, अल्लाह पाक ने नसीब अच्छा किया, वहाँ जगह मिल गई। फिर अपने कुछ वॉलंटियर्स थे, उनको हमने लाइन अप किया। फिर मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं उस सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ दूँ जो दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब स्टार्ट लिया था ना, तब मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने किसी से उधार लिए और सेंटर की ओपनिंग की, और मैं उधार अब तक दे रहा हूँ, अभी तक मैं दे रहा हूँ। हालांकि सेंटर कहाँ पे बनाया और नाम क्या रखा, बताओ, ताकि देखने वालों को पता चले। पहले मेरे जहन में शुरू से था लाइफ सेवियर्स, जिंदगी बचाने वाले। सही। तो फिर दिमाग में यही चल रहा था, तो उसी हिसाब से हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसमें भी लाइफ सेवियर्स ही डाला। लाइफ सेवियर्स नाम रखा। उसके बाद अपने पूरा सिस्टम बनाया, एक मेडिकल रूम तैयार किया, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे रखा। अपना इदारा बनाने का मकसद ये था कि मेरा दिल में जो आए वो मैं करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ अचीव किया है उस सेंटर में। हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, 2 नर्सिंग स्टाफ हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर अलग आता है, MBBS अलग आता है, और साइकोलॉजिस्ट अलग आता है। 8 से 9 दिन तक हम मेडिसिन चलाते हैं पेशेंट की। उसके बाद हम टोटल जो ट्रीटमेंट है हम काउंसलिंग पे रखते हैं, क्योंकि अगर 3 महीने तक मैं किसी पेशेंट को सिर्फ गोलियां ही देता रहूँगा तो वो फिर वो मेडिसिन एडिक्ट हो जाएगा। सही। हाँ, जो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, बुखार, नज़ला, ये वो सब हम उसको देते हैं। अच्छा, आपके पास स्टार्टिंग में जो पेशेंट आते हैं उनको क्या इश्यूज होते हैं? पेशेंट जब हमारे पास शुरू में आता है ना, तो उसको इश्यूज तो खैर बहुत होते हैं, लेकिन अगर मैं सबका कलेक्टिव इशू बताऊं तो सबसे पहले तो वो जब आता है तो उसकी तकलीफ़ बहुत होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो हमारे जो बलूचिस्तान की साइड से इस तरफ से आते हैं उनको ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहला इशू तो उसको यही होता है कि तकलीफ़ होती है। उसके बाद जब उसकी मेडिसिन बंद होती है ना, उसकी जो क्रेविंग्स होती हैं उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वायलेंस बिहेवियर, उसको कंट्रोल करना मुश्किल, क्योंकि हमारे सेंटर्स में मारना अलाउ नहीं है, हम मारते नहीं है किसी को, तो उसी हिसाब से। अच्छा, फैमिलियों से मुझे थोड़ा सा वो होता है कि फैमिली लाड़ प्यार बहुत करती है, उससे उसके इलाज पे बहुत फ़र्क आता है। मतलब वो जिद करेगा मुझे लेके जाओ, तो फिर फैमिली उसकी बातों में आ जाती है। सबसे बड़ी बात कि फैमिली उसको आश्रय दे रही होती है कि वो बाइक लेके दे देंगे, ये लेके दे देंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हमारे प्रोग्राम में है भी नहीं। सही। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट है जो आज तक आप भूले ना हो कि एक पेशेंट ऐसा भी था आपकी लाइफ में? ऐसा कौन सा पेशेंट आया? पेशेंट तो नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड? मैं कहती हूँ नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड तो मेरे पास एक पेशेंट आया था औरंगी टाउन में, मतलब मैं उसको खैर आज तक भूल नहीं पाया हूँ। ठीक है, नेगेटिव साइड ऐसे था कि उसने
शुरू में जब आया, उसका ताल्लुक था लियारी गैंग वॉर से दूर दूर तक। तो पहले तो वो आते ही उसने मुझे तबीयत से धमकियाँ दी, मैं ब्रस्ट मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं मतलब। उसके बाद उसने जो अटेम्प्ट किया ना, वो अटेम्प्ट बड़ा खतरनाक था। उसने अपने आप को हैंग करने की कोशिश की। ये तो हमारे पास सिस्टम ऐसा होता है। अच्छा, उधर हमारे पास सिस्टम ऐसा था कि हम लॉक नहीं रखते हैं वॉशरूम में। इत्तेफाक से उधर हमारा लॉक था उस टाइम, गलती थी हमारे किसी स्टाफ की पुराने से रिहैब में जहाँ मैं पहले जॉब करता था। तो हमने उसका दरवाज़ा तोड़ के उसको हमने बाहर निकाला है। वो जाते जाते भी लिटरली मुझे धमकियाँ दे के गया। उसके बाद जाने के बाद भी मुझ पे 3-4 बार अटेम्प्ट भी हुए। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि वो अटेम्प्ट से मैं निकल गया, सेफ रहे। ये तो हमारे देखे काम का हिस्सा है। हमें धमकियां भी मिलती हैं, हम पे अटेम्प्ट, हम सबसे बड़ा मुश्किल काम ये मंशियात फरोश जो होते हैं वो धमकियां देते हैं, पटिशन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके सेंटर पे और आप पे। हाँ, अच्छा, आए दिन 1 महीने बाद सेंटर बंद करवाना चाहते हैं। हाँ, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखें, मसला ये है कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, 20% होते हैं ड्रग पेडलर्स के जो बंटू होते हैं। अब मैं नॉर्मल लेके जो बताऊं, जो उनका काम कर रहे होते हैं। सही। अगर वो नशा छोड़ देंगे तो उनका माल आगे सप्लाई क्यों करे, कौन करेगा? अब मैं आपको बताऊं तो सिस्टम क्या है, छोटा सा एक सिस्टम बताता हूँ शॉर्ट में। मैं एडिक्ट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ड्रग पेडलर के पास गया। ड्रग पेडलर ने मुझे क्या किया, 5 ग्राम माल दिया, बोला 1 ग्राम तू पी ले, 4 ग्राम बेच दे। तो उसका तो फायदा ही है, उसके पैसे भी नहीं लग रहे हैं, वो 4 ग्राम बेचेगा। अच्छा, हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सवाल तो उठाते हैं, मंशियात बंद नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अब मैं आपको ग्रास रूट की एक चीज बताता हूँ, मंशियात कैसे बंद होगी। अगर तो वो खुले अड्डे हैं तो वो बंद हो जाएंगे। आपके एक एरिया में कम से कम 10 से 12 अननोन पेडलर्स घूम रहे हैं, जो पता ही नहीं है जिनका, तो पुलिस कहाँ से उनको मतलब अरेस्ट करेगी। अच्छा, ये वजह है, यही वजह है सारी, और कुछ। अच्छा काशिफ, आपका एक्सपीरियंस है इस काम से रिलेटेड, जैसे लड़के कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं, औरतों का भी है रुझान इस साइड पे, या औरतों के बारे में एक्सपीरियंस बताइएगा। पिछले आई थिंक 2 से 3 साल के अंदर हमने बहुत नोट किया है कि औरतों में रुझान बहुत बड़ा है। आप अगर यहाँ से जाएंगी गोलीमार के एरिया में तो आपको एक वेल एजुकेटेड फैमिलीज की भी लेडीज मिलेंगी जो आएंगी वहाँ पे और वहाँ से मंशियात लेके जाएंगी। अच्छा, हमारे पास केस आते हैं ये जो फीमेल्स के। अभी ये जो बड़ा एक मशहूर केस हुआ था, पिंकी वाला। तो पिंकी से मंशियात मेरे मतलब बहुत करीबी थे। आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6-7 साल पहले का ये चल रहा है चक्कर। तो वो पिंकी वाला चक्कर चला है। असल में फीमेल का पैडलर्स होना ऐसा आसान है कि उसको कोई जज नहीं कर पाता। ये आजकल उन्होंने बैठकें बनाई हुई होती हैं, ठीक है, वहाँ से पूरा नेटवर्क चल रहा होता है, खुद लड़कियां भी। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये लड़कियों में फैल क्यों रहा है? यूनिवर्सिटीज, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम ड्रग्स के हवाले से बहुत कम होते हैं। हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। हमने उर्दू साइंस के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, मतलब हम खुद अप्रोच कर रहे होते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो हमसे अप्रोच करें, आके हमसे बात करें। ये सारा माहौल जो है वो यूनिवर्सिटी से ही फैल रहा है। जैसे आपका भी यूनिवर्सिटी से ही आपको लत लगी? कॉलेज से। हमारे जो हम उस टाइम पे ना आईएस नहीं थी। अब ये जो आईएस आई है ना, आईएस का मसला क्या है, स्टूडेंट्स में ये क्यों फैल रहा है? इसलिए फैल रहा है कि जब शुरू में आईएस बंदा यूज करता है ना, तो डोपामाइन लेवल इंसान का फुल हाई हो जाता है। डोपामाइन लेवल जो बेसिकली हमारा जब हम खाते हैं पीते हैं तो वो हाई होता है, ठीक है। ये जो आईएस है ये इसके डोपामाइन लेवल को हमारे दिमाग के हाई कर देती है। इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें पढ़ाई, मतलब वो सोचते हैं हम 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वो उनको फिर वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम बड़ा आगे जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो इफेक्ट इनको अच्छा दिख रहा है ना, 4 से 5 से 6 महीने बाद वो उनके दिमाग में इतना वो फैल जाती है आइस, उनके लिए नुकसानदेह। फिर तो वो पढ़ाई के लिए भी नहीं गए, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की गई बात। अच्छा, आपने ये ट्रीटमेंट की बात करने इससे पहले मैं सवाल करती हूँ कि सोशल मीडिया का कितना इसमें किरदार है बच्चे को नशे पे लगाने के लिए? देखा, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें
हमारे यहाँ कूल बना के दिखाई जाती है। मैं तो सबसे ज़्यादा जो ठहराता हूँ ना उसको, टिकटॉक को। हमारे टिकटॉक, हमारे यूट्यूब, हमारे जो फेसबुक है, इसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी परसों तरसों मैं अपने रिकवरी का मोबाइल चेक कर रहा था, उसके अंदर बाकायदा आइस के इश्तिहार आ गए थे। वो आइस दिखा रहे हैं, वो कैनेबीस दिखा रहे हैं और वहाँ से उनकी डीलिंग हो रही है। अच्छा, दूसरा नंबर बात, सोशल मीडिया हमें प्रमोट, अब मैं तकरीबन 2 साल से वीडियोस डालता हूँ टिकटॉक पे, चला रहे हैं। हाँ, मैं एक एक चीज़ की वीडियोस डालता हूँ। आइस के हवाले से मैंने वीडियो डाली हुई है, अभी रिसेंटली हिस्ट्री क्या है आइस की, अभी गैबिका के हवाले से चल रहा है, एक नया नशा आजकल चल रहा है, तो वो उसको प्रमोट नहीं करते सोशल मीडिया को। अच्छा, अच्छा एक और चीज़ सोशल मीडिया के अंदर आती है, सोशल मीडिया एडिक्शन, इसको नॉन केमिकल एडिक्शन कहा जाता है हमारे टर्म के अंदर। बच्चे ज़्यादा नशे पे इसलिए भी लगते हैं कि उनको मोबाइल की स्क्रॉलिंग की एडिक्शन लग जाती है। जब स्क्रॉलिंग की एडिक्शन लगती है तो लाजमी बात है, उसके अंदर आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर वो बड़ा कूल बन के सिगरेट हाथ में और ये और वो। अच्छा, शुरुआत फिर वहीं से ही होती है। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। चाहिए कि जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं ड्रग्स के, अब मैं आपको एक अलमिया बताता हूँ। एक नेगेटिव सोशल मीडिया पोस्ट के व्यूज आ रहे हैं मिलियंस के अंदर, और एक बंदा प्रोपोर्शनल बात पॉजिटिव लगा रहा है और पीछे एआई के बैकग्राउंड्स और बड़ा खूबसूरत तरीके से भी लगा रहा है, तो उसके मुकाबले में उसके व्यूज कितने आ रहे हैं? 400, 500, 1000। ये चीजें तो है हमारे यहाँ पे, नाच गाना नेगेटिव चीजों को प्रमोट किया उनको किया जाता है, बाकी पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम प्रमोट किया जाता है। अच्छा काशिफ, जैसा कि देखा जाता है मॉडल्स हैं या जो इश्तिहार दे रहे हैं वो इसको बड़ा सेंसिटाइज करके दिखा रहे होते हैं, और सोसाइटी में जो लोग ये ड्रग्स ले रहे हैं इनको मुजरिम दिखाया जाता है, ना कि मरीज़। इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं इसी बारे में तो पहले भी आपसे बात कर रहा था, और ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे। अभी आपने देखा होगा कि वो जैन वेलो स्टेशन, अब वेलो क्या है? वेलो निकोटीन पाउचेज हैं, उसको कितना फैंटासाइज करके वो बड़े बड़े गुलकार उसको बड़ा शो करके दिखा रहे हैं उसको, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो केस हुआ था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आमिर केस, मुस्तफ़ा आमिर केस जो हुआ था। मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर कितने सेलिब्रिटीज के नाम आए? बहुत ज्यादा आए। आज इस केस को शायद कोई 2 साल से ऊपर गुजर चुका है, किसी ने उस सेलिब्रिटी का नाम पूछ लिया दोबारा मीडिया पे? नहीं लिया। और अगर दूसरी तरफ आप जाएं तो वो जो बोरा कंधे पे लेके घूम रहा है रोड के ऊपर, उसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन इतनी आवाजें लगा लगा के उसकी पूरी दुनिया में तजलील हो रही है। सोशल मीडिया ऐसा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? उसको आप घसीट के लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो हमें नहीं पता नहीं है। अच्छा, जहां आप लेके जा रहे हो हमें पता है ना, वहां साइकोलॉजिस्ट है, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है ना, साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए, बंद करके खाना दे के पानी से नहला के, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। फिर जो हमारी सेलिब्रिटीज है जिनका नाम था, कहाँ है वो? सही, एक गरीब का बच्चा अगर नशा कर रहा है तो वो मुजरिम है। अगर एक अमीर का बच्चा नशा कर रहा है, डांस पार्टीज जो हमारे यहाँ होती हैं उनमें क्या होता है? एक्टेसी उनके अंदर, आइस उनके अंदर, अल्कोहल उनके अंदर, पिल्स वगैरह, पिल्स। अच्छा, वहां रेड होता है तो चेहरे ब्लर कर दिए जाते हैं, और इधर गरीब के बच्चे पे रेड हो गए, उसको पकड़ रहे हैं तो उसको घसीट के ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे वो कोई, अल्लाह माफ करे, कोई पता नहीं कौन सा। देखिए, नशा जुर्म नहीं है, नशा जुर्म नहीं है, और ना नशा करने वाला मुजरिम है। मैं आज यहाँ बैठ के आपके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी ये शेयर होगी, मेरी वाइफ देखेगी, मेरे रिश्तेदार देखेंगे। ऐसा एलिगेशन एक बार पहले भी हो चुका है। सही। मेरी वाइफ ने, मेरे ससुर ने बोला कि भाई ये तो इतने नशे करता था और ये करता था, मीडिया पे दे रहा है। भाई ने फोन किया, बोला मीडिया पे। मैंने बोला अगर मुझे मेन स्ट्रीम चैनल भी बुलाएगा ना तो मैं जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सही हो सकता है इंसान, ऐसा नहीं है। तो नशा करने वाला मुजरिम नहीं है। अच्छा, फैमिली, अभी एक रिसेंटली एक और रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले मौसूफ हैं, बाकायदा तौर पे वो जब बंदा उठाते हैं उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में
वो चेहरा दिखा रहे हैं, फैमिली का चेहरा दिखा रहे हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस मतलब कोई चेहरा नहीं दिखाना आपने, एनोनिमस मीन्स गुमनाम। लोग उस झांसे में क्यों आ गए? 8,000 के ट्रीटमेंट पे। हालांकि यही ट्रीटमेंट मैं 12 में भी कर रहा हूँ, 15 में भी कर रहा हूँ, 10 में भी कर रहा हूँ, चैरिटी पे भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी सोशल मीडिया पे उसका चेहरा नहीं दिखाया आज तक। डबल स्टैंडर्ड तो है ना मैडम, दोनों तरफ। सही कहा। अच्छा काशिफ, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। लास्ट में सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सोसाइटी को यही मैसेज है कि जो आपके करीब में लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, इनको कभी भी मुजरिम ना समझें। हर कोई जादुई बोरे वाला चोर नहीं होता, इनको भी इंसान समझें। बाहर के सोसाइटीज़ के अंदर उनको खाना देते हैं, उनको प्यार से ट्रीट करते हैं, घसीटते नहीं हैं, मारते नहीं हैं। जज करना छोड़ दें, क्योंकि ये आज वो जो शख्स नशा कर रहा है, हो सकता है कल वो आपका प्यारा हो। तो इसलिए उनसे प्यार करें, कोशिश करें कि उनको धिक्कार रहे हैं तो उनकी मदद भी करें, धिक्कारें नहीं, उनकी मदद करें। ये आपके प्यार के जो मुस्तहिक है। काशिफ, बहुत अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में आए और मैं उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों को कि उनको काशिफ भुट्टो का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।